हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, इस सीरीज का हम लोग आज डिस्कस करेंगे लेक्चर 4, मतलब कहने का मतलब है पार्ट 4, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फटाफट से ये वाला सेशन भी कंप्लीट करेंगे। मुझे पता है कि जो एग्जामिनेशन है आपका, उसकी तैयारी आपकी बहुत ठीक है, बहुत टाइट चल रहा है शेड्यूल, और क्योंकि एग्जामिनेशन बैक टू बैक है, टाइम ज्यादा नहीं मिला है। 2 मार्च एग्जाम है, तो आप लोग उसकी तैयारी बिल्कुल कर रहे हो। तो यहाँ कोशिश हम करेंगे जल्दी से जल्दी आज हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 टू 83 किसके, है ना, इकोनॉमिक्स अक्टूबर 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसका। अब यहाँ पे समझने वाली एक दो बातें हैं। 10 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हमेशा आते रहे हैं, है ना। 2018-19 के बाद ही एक प्रचलन चल गया है, हर बार 10 क्वेश्चन आएंगे। बचे आपके पास कितने, 90 क्वेश्चंस आपके पास बचे, जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे। बल्कि 10 क्वेश्चंस अगर हम मान के चले, अगर प्रीवियस पैटर्न पे चलता रहा, तो 10 क्वेश्चन तो कौन से आने वाले हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो, कंप्यूटर पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लो, है ना। और इनको ऑनलाइन सर्च करो, कंप्यूटर पे ही ट्राई करो क्वेश्चन देने की। और अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, अगर आप स्किप करके सबसे पहले क्वेश्चन, अगर सब्जेक्ट में भी अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले छिड़ के देखो, क्योंकि इस पे टाइम ले लो, है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप लोग इन 10 क्वेश्चंस के लिए भी अगर आप 20 मिनट्स भी ले लेते हो, है ना, एवरेज, अगर इन 20 क्वेश्चंस पे मान के चलो, अगर 20 मिनट्स भी ले लिया आपने, तो भी आपके लिए घाटे का सौदा नहीं है ना। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि इन 10 क्वेश्चंस में से आपकी पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि आपके मैक्सिमम करेक्ट है ना। 8 to 9 तो करेक्ट होंगे ही होंगे। हालांकि 10 के 10 तो बहुत रेयरेस्ट है ना। हालांकि किसी हो भी जाएंगे, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आप 9 क्वेश्चन तक करेक्ट कर सकते हो, है ना। सिर्फ आपकी जरूरत है यहाँ पर रेटिंग की। हाँ, जितने बच्चे बाद में अगर रेटिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे, तो आपका नुकसान देखो यहाँ पे क्या है। नुकसान ये है कि आपको बहुत ठीक है फ्रीक्वेंट पैरा पढ़ना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट स्लाइड तो आगे पीछे करने पड़ेंगे, हर क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन दिखता है। तो हमेशा क्या होगा ये ना, हमेशा देखा गया है कि अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिल्कुल रिलैक्स माइंड से करो, तो क्वेश्चन में से ही आंसर आपके निकलने शुरू हो जाएंगे, है ना। और इसकी बेसिक ट्रिक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बेसिक ट्रिक ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन देखो, है ना। आंसर पे बाद में जाना है, या रीडिंग जो पैरा है उसको बाद में पढ़ना। पहले सभी के ना क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे। अभी ऑप्शन मत देखना, सिर्फ 5+5 का आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं ना। पहले उनको 5 जो क्वेश्चन है ना वो देख लो एक सेट के, फिर पढ़ना शुरू करो कॉम्प्रिहेंशन, है ना। तो इसमें से आपके जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ोगे ना, वो हाईलाइट हो जाएंगे। हाँ, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाओ, ये आपके लिए बेटर रहेगा, है ना। चलिए, तो मान के चलो जो 10 क्वेश्चन है, इसमें तो आपकी सुपर श्योर है ये आने ही चाहिए, है ना। तो अब बेसिक ट्रिक जो शायद आप भी जानते हो इसके बारे में, आप अपने अकॉर्डिंग यूज करते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। अब क्वेश्चन जितने भी है ना इसमें, सब मोस्टली क्वेश्चन से इसमें है आपके लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाले। ऐसे क्वेश्चन सुपर श्योर कैटेगरी में रखो। अगर आपको एक या दो क्वेश्चन भी बनते हैं ना, आंसर आपका बन गया, है ना। मैक्सिमम बच्चों के ये सही होते हैं, गलत होने के चांसेस बहुत कम है ना। सबसे पहला, लिस्ट 1 लिस्ट 2 ए पूछा गया है, साइज मैटर इन इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में साइज साइज कहने का मतलब है मार्केट का साइज मैटर करता है, और साइज के साथ साथ मार्केट का डिस्टेंस भी मैटर करता है। तो ये किसने बोला था, है ना। अगर आप लोग ऑप्शन देखोगे, तो ग्रेविटी थ्योरी जो है वो हमें बताती है कि जितना मार्केट का एरिया बड़ा होगा, और जितना ही क्लोज रहेंगी दो कंट्रीज, है ना, आपस में ज्योग्राफिकल एरिया दोनों का नजदीक है लोकेशन, तो ट्रेड आपका पावरफुल रहेगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, कि जितना चुंबक नजदीक आएगा ग्रेविटी, या फिर वो पुल करते हैं ना एक दूसरे को, या वो, या फिर धरती के जो एक खींचने वाला ग्रेविटेशनल पावर जिसको हम बोलते हैं वो, है ना। जितनी कंट्री नजदीक रहेंगी, उतना ही ट्रेड बढ़ेगा। जितने ही मार्केट साइज बड़ा होगा, उतना ही ट्रेड बढ़ेगा। किसने बोला था? ग्रेविटी मॉडल, है ना। ग्रेविटी मॉडल गिवन बाय हुम, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कई बार, और अब बन भी चुका है। किसने दिया था, है ना, नोबेल लॉरेट्स है ये, इसने ये मॉडल दिया था। फटाफट कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट का हो गया फोर्थ, है ना। तो हमारे पास फोर्थ फोर्थ ये दो ऑप्शन जो है हमारे हट गए। अब 50-50 का चांस रह गया है। आगे चलते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड मोनोपोलिक या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। इकोनॉमी ऑफ स्केल और साथ साथ मोनोपोलिस्टिक एलिमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड गिवन बाय होम, है ना। इकोनॉमी ऑफ स्केल होता क्या है ये वाला, इसको हम लर्निंग कर्व भी बोलते हैं, इसको हम एवरेज फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं, है ना। और इसी को इकोनॉमी ऑफ स्केल भी बोलते हैं। बिकॉज एवरेज कॉस्ट जैसे कम होता रहता है, हमारा आउटपुट आउटपुट जैसे बढ़ता रहता है,
एवरेज कॉस्ट वैसे वैसे हमारा कम रहता है ना, और दैट इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कम होता जाता है। अब इसी को ही एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज आल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कई बार यही पूछा जाता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा इकोनॉमी ऑफ स्केल और मोनोपोलिस्टिक एलिमेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड गिवन बाय पॉल क्रूगमैन, आगे थोड़ा सा और डिटेल में भी करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी ऑफ ट्रेड। अभी तक टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म पढ़ा था, है ना। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल। टेक्नोलॉजिकल गैप भी वही है, बैड टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, इनोवेशन। सो टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल, है ना, ये दिया है पॉजनर, ये हो गया थर्ड, है ना। नेक्स्ट आपका जीरो सम गेम, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया था अकॉर्डिंग टू मर्केंटलिस्ट, है ना, कौन सा आइडिया वो यूज करते हैं। तो जीरो सम गेम वो यूज करते हैं, तो फर्स्ट दैट इज सेकेंड। अब जीरो सम गेम का मतलब ये होता है एक का गेन दूसरे का लॉस, है ना। सपोज करो यहाँ पे दो प्लेयर है और दो प्रोड्यूसर है, सपोज करो, है ना। उसके पास टोटल, अब या तो गुड्स कह लो, बेचने के लिए टोटल गुड्स कितने हैं 20, है ना, टोटल मार्केट में गुड्स हैं 20। अगर ये एक 10 बेचेगा तो दूसरे के पास भी 10 रहेगी। अगर ये 14 बेचता है ना, ये +4 कर दिए इसने, तो वहां से 4 माइनस हो जाएंगे ना, तो रिमेनिंग कितने बचे इसके पास 6, -4 हो गए। एंड सपोज करो कि अगर यहाँ पे 7 वो सेल करता है, 7 गुड्स, है ना, तो मतलब 10 में से -3 करता है, तो यहाँ +3 हो जाएंगे, है ना, तो ये 13 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है एक का गेन दूसरे का लॉस। चलिए जीरो सम गेम, तो हमारे पास जो बिल्कुल क्रोनोलॉजी बनी या फिर जो सीक्वेंस बना 4132, 4132, है ना, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। चलिए, तो ग्रेविटी थ्योरी, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि गिवन बाय होम, है ना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, जैन टिनवर्जन ने 1962 में ये थ्योरी दी है। कहता क्या है ये थ्योरी, कि जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ ट्रेड है, ये टोटली डिपेंड करता है कि साइज ऑफ इकोनॉमी कितना है या डिस्टेंस कितना है इकोनॉमी से, ठीक है। तो बायलेटरल ट्रेड इकोनॉमिक साइज कितना है और डिस्टेंस कितना है, इस पे डिपेंड करता है। हालांकि जो ग्रेविटी मॉडल है ना, ग्रेविटी इक्वेशन, उस पर बेस करता है ये सारा कॉन्सेप्ट आपका जैन टिनवर्जन का। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, दो चीजें ध्यान रखना, एक तो आपका इकोनॉमिक साइज और एक है आपका साथ साथ इकोनॉमिक साइज प्लस डिस्टेंस, है ना। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक ट्रेड कम होगा। नेक्स्ट है न्यू ट्रेड थ्योरी, क्रूगमैन की थ्योरी, है ना, जो थ्योरी बोल रही थी हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड मोनोपोलिस्टिक एलिमेंट्स, तो ये भी देख लीजिए। क्रूगमैन एक्सप्लेन इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन यूजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नेटवर्क इफेक्ट, नेटवर्क इफेक्ट होता है एक चीज का ग्रोथ हो रहा है तो ये चेन इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का कहने का मतलब ये है, जो ग्रो कर रहा है फर्स्ट ना, ठीक, वो थोड़ा सा पेस में रहे, मतलब यार थोड़ा सा तेज चल रहा है, फर्स्ट मूवर है ना, उसको थोड़ा एडवांटेज रहेगा। सो न्यू ट्रेड थ्योरीज आर ऑफ्टन बेस्ड ऑन अजम्पशन। अब अजम्पशन क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अजम्पशन है और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न है, डिमिनिशिंग रिटर्न है, कांस्टेंट रिटर्न है, तो क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न। नेक्स्ट, वन ऑफ द टाइपिकल एक्सप्लेनेशन गिवन बाय पॉल क्रूगमैन, है ना। तो अजम्पशंस और देख लीजिए, एक तो यह है कि ऑल फॉर्म्स आर सिमेट्रिक, जितने भी फॉर्म्स है ना सिमेट्रिक हैं, मीनिंग दैट दे हैव ऑल सेम प्रोडक्शन, सबके पास क्या है, सेम प्रोडक्शन कोएफिशिएंट, मतलब जो एफिशिएंसी है ना सबकी प्रोडक्शन करने की, वो भी लगभग सेम सेम है ना। हालांकि प्रोडक्शन एफिशिएंसी सेम सेम है, प्रोडक्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट की बात नहीं कही गई है। कौन सा एलिमेंट है, मोनोपोलिस्टिक, जहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट रहते हैं। हालांकि जो एफिशिएंसी है या कोएफिशिएंट है वो लगभग लगभग सेम है। चलिए नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी। टेक्नोलॉजिकल गैप, है ना, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा फॉजनर ने दी और कब दी, ये भी देख लीजिएगा, है ना। टेक्नोलॉजिकल गैप कहने का मतलब यही है, जब वहां गैप आ रहा है, गैप किसका, मेंटेनेंस द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बोथ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट के इनोवेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इज अ प्राइम कॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करोगे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा ट्रेड होगा। घटिया प्रोडक्शन यूज, टेक्नोलॉजी यूज करोगे कम प्रोडक्शन होगा, इंटरनेशनल ट्रेड कम होगा, है ना। मर्केंटलिज्म व्यू वही, एक का गेन तो दूसरे का लॉस, है ना। सो वन पर्सन गेन इज जस्ट इक्वलेंट टू अनदर्स लॉस, सो दैट नेट चेंज इन वेलफेयर और बेनिफिट इज जीरो। नेट चेंज कितना, जीरो।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब 62, अगेन लिस्ट वन लिस्ट टू, है ना, इजी रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। रूरल अर्बन माइग्रेशन, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये डायरेक्ट पूछा गया है पहले प्रीवियस ईयर में। किसने दिया है? हैरिस टेडायरो मॉडल है ये। इस मॉडल का कहने का मतलब ये है कि जो अर्बन में वेज रेट है ना, वो अर्बन में वेज रेट और रूरल में वेज रेट का जो डिफरेंस है वो किससे आता है? वो माइग्रेशन से आता है। जो रूरल का वर्कर किस रेट से रूरल वर्कर माइग्रेट कर रहा है अर्बन में, है ना। तो ये ड्यूअलिज्म की थ्योरीज हैं, ये ड्यूअलिज्म की थ्योरीज भी हैं जो दो चीजों को बताती है, बैकवर्डनेस भी और एडवांस, है ना। एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर कहाँ जा रही है? एडवांस सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, बहुत पुराना है, सभी को आता है ना। किसने दिया है? आर्थर लुईस ने। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ क्यूमुलेटिव कॉजेशन, पहले भी क्वेश्चन आया था, है ना, जब हमने पहली पार्ट किया था, अभी भी आया है। गिवन बाय होम? क्यूमुलेटिव कॉजेशन, है ना, डोनर माइडल। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज, जो ये प्रेब्रिश सिंगर की जो थ्योरी है ना, और प्रवेश की जो थ्योरी है, ये मेनली बात करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी की। जो भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, यूडीसीज मतलब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, वो हमेशा टर्म्स ऑफ ट्रेड उनका वर्ष रहता है, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल कमोडिटी बेचते हैं सस्ते रेट पे और महंगे रेट पे खरीदते हैं मशीनरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, तो उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड हमेशा पुअर रहता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। चलिए मैच करते हैं फटाफट। पहले तो हो गया फोर्थ, है ना, वही एलिमिनेशन मेथड, बस यहाँ तो एलिमिनेशन सीधा काम कर गया, है ना, यही बचा है फोर्थ पे। चलिए, और फिर उसके बाद आगे देख लीजिए, अगर आगे मैच करना है तो देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ना। एक ये हो गया फर्स्ट और प्रोसेस ऑफ, ये हो गया सेकंड, और फिर रह गया हमारे पास थर्ड, है ना। फोर्थ वन सेकंड थर्ड, फोर्थ वन सेकंड थर्ड। चलिए, तो यहां से आपका मैच द फॉलोइंग से एक या दो से ही आंसर बन जाएगा, ठीक। चलिए, तो हैरिस टेडायरो मॉडल वही चीज है, आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, चारों का पीडीएफ ना, चारों सेक्शन का पीडीएफ आपको कोशिश करेंगे या तो ऐप पे डाल देंगे या फिर ठीक है टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब कॉन्सेप्ट ना, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंपैक्ट ऑफ टैक्सेशन, ये तो आता ही है ना, पब्लिक फाइनेंस से। क्वेश्चन यही है, इफ यू बाउट अ प्रोडक्ट विच नाउ बिकम सब्जेक्ट टू टैक्स, एक प्रोडक्ट आपने खरीदा, उस पर टैक्स इंपोज हुआ है ना, ये कह रहा है, you will be in a better position to avoid the tax and seller bears with a larger, कहता है कंज्यूमर ने कोई चीज खरीदा है, लेकिन कंज्यूमर जो टैक्स इंपोज हुआ ना, उसको आपको फायदा हो रहा है ना। क्यों? विथ लार्जर पार्ट इफ डिमांड इज इलास्टिक, अगर आपकी डिमांड मतलब अगर बायर की डिमांड इलास्टिक है और सेलर की सप्लाई कर्व इन इलास्टिक है, तो ये कह रहा है कि जो बायर है ना, उसको फायदा हो रहा है, मतलब बायर को फायदा हो रहा है, तो टैक्स कहां शिफ्ट हो रहा है? सेलर पे। तो जब भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट पूछेगा, तो सबसे पहले दो, एक तो हाइपोथेटिकल आप आंसर बना लेना माइंड में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके, दूसरा डायग्राम से, है ना। अगर डायग्राम आपको थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है तो हाइपोथेटिकल बनाइए, अगर हाइपोथेटिकल इजी है, अगर हाइपोथेटिकल आपको नहीं बनता तो डायग्राम बनाइए, है ना। यहाँ दोनों चीजें प्रोसेस इजी है, हम लोग दोनों ही यूज करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि डिमांड इलास्टिक है ना। डिमांड इलास्टिक कहने का मतलब सिर्फ एक चीज समझना, इलास्टिक कहने का मतलब है जितनी भी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट होते हैं, उतनी ही डिमांड ज्यादा इलास्टिक रहती है ना। सपोज करो बायर के पास ना बहुत सारे सेलर्स या बहुत सारे उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है, ए बी सी डी ई एफ, बायर के पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है कम्युनिटी के, है ना। तो उसके पास इतने सारे सब्स्टिट्यूट हो गए कम्युनिटी के, अगर एक सेलर टैक्स इंपोज करता है, तो टैक्स इंपोज करने से क्या होगा? वेरी गुड, प्राइस बढ़ेगा, टैक्स बढ़ा और प्राइस भी बढ़ गया, है ना। अब क्या होगा, इस सेलर का प्राइस अगर बढ़ा है, तो कंज्यूमर वहां से नहीं खरीदेगा, कंज्यूमर बी पे शिफ्ट करेगा या एफ पे शिफ्ट करेगा एंड या किसी और पे, क्योंकि कंज्यूमर के पास क्या है? सब्सटीट्यूट है ना। तो बर्डन किस पे आ गया? सारा बर्डन आ गया सेलर पे, है ना। तो बर्डन आ गया सेलर पे और अब बायर फ्री हो गया, है ना। तो ये कह रहा है कि इफ अवॉइड द टैक्स, है ना, अवॉइड कर दे टैक्स, सेलर बियर, सेलर्स ने इसको बियर किया, तो ये कंडीशन ठीक है, डिमांड क्या होगी? इलास्टिक, है ना। वाइल सेलर सप्लाईज इन इलास्टिक, सेलर की सप्लाई देखिए इलास्टिक, इसका मतलब क्या है? सेलर के पास सेल करने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट ही नहीं है,
उसके पास एक ही मार्केट है ना, जहां पे वो सेल कर सकता है, या फिर उसके पास बेचने के लिए कम आउटलेट्स है जहां पे वो बेच सकता है। तो अगर मार्केट उसके पास एक है, अगर उसी मार्केट में वो प्राइस बढ़ा देगा, टैक्स इंपोज होगा, टैक्स इंपोज होने से प्राइस बढ़ेगा, है ना। अब उसको तो बेचना वही है, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड इलास्टिक है, वो कहीं से भी खरीद सकता है। और अगर हम बात प्रोड्यूसर की करें, प्रोड्यूसर हम बेचने के लिए सब्सिट्यूट ही नहीं है, मार्केट ही नहीं है अवेलेबल, तो उसको वहीं बेचना पड़ेगा, है ना। तो जैसे ही प्राइस बढ़ाओगे तो यहां से नहीं खरीदेगा बायर, बायर शिफ्ट कर देगा आगे, है ना। तो इसी को बर्डन फेस करना पड़ेगा प्रोड्यूसर को। अब आते हैं डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक भी इजी है, इट्स डिपेंड ऑन यू। सबसे पहले कह रहे हैं कि डिमांड मोर इलास्टिक, यही होती है ना डिमांड मोर इलास्टिक या इलास्टिक। और सप्लाई कह रहा है कि सप्लाई इन इलास्टिक, है ना, सप्लाई कर्व इन इलास्टिक हो जाती है ये वाली सप्लाई डिमांड। इक्विलिब्रियम बनेगा ये पॉइंट में, है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई। चलिए, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट में बनता है अब जब टैक्स इंपोज होता है ना, टैक्स इंपोज होने से प्राइजेस बढ़ जाता है, बेसिक सा कंडीशन है, टैक्स टैक्स बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ के हो जाता है ये, है ना, ये प्राइस बढ़ गया। अब आपने दो चीजें तो देखी होंगी, एक कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या बताता है कि कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड एक्चुअल पे। विलिंग टू पे, सपोज करो वो 20 विलिंग घर से गया, 20 रुपीज में एक सामान वो खरीद के लाएगा, लेकिन एक्चुअल में उसको मिल जाता है वो 16 रुपीज का, तो बचे कितने, 4 रुपए, है ना। ये इसका कंज्यूमर सरप्लस है, ये कंज्यूमर सरप्लस है। सिमिलरली प्रोड्यूसर सरप्लस भी है ना। ये प्रोड्यूसर सरप्लस, अब सपोज करो उसने ये सोचा था कि मैं 8 रुपीज में ये क्वांटिटी बेचूंगा, लेकिन बिक गई वो क्वांटिटी 16 रुपीज में, है ना, तो 8 रुपीज फायदा हो गया, तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस है ना। अब देखिए टैक्स इंपोज होने से हुआ क्या। टैक्स इंपोज होने से हुआ ये कि ये जो पोर्शन है ना, प्राइस बढ़ गया, ओपी से ओपी 1 चला गया और डिमांड कर को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्वांटिटी अब कम हो गई है ना, क्वांटिटी डिमांड टैक्स इंपोज होने से कम हो गई है। लेकिन सेम टाइम देखो ये वाली कर सप्लाई कितनी हो गई है ना, ये वाली OP2। कहने का मतलब ये है ओपी, जो OP1 प्राइस था, है ना, वो प्राइस था टैक्स के बाद, लेकिन प्रोड्यूसर को कितना मिला, प्रोड्यूसर को सिर्फ मिला OP2, है ना, OP2। लेकिन ये बीच का हिस्सा कहाँ गया, ये वाला पोर्शन कहाँ गया, ये वाला पोर्शन कुछ टैक्स इंपोज कर दिया कंज्यूमर पे और कुछ इंपोज कर दिया, ठीक है, सेलर पे। लेकिन ज्यादा टैक्स बर्डन किस पे आया, अगर आप देखोगे ये ज्यादा टैक्स बर्डन किस पे है ना, ये टोटल है ना, ये पोर्शन जो है ये प्रोड्यूसर का है, ठीक है, प्रोड्यूसर का जो टैक्स गया, और ये वाला जो पोर्शन है वो है कंज्यूमर का। तो ज्यादा बर्डन किस पे आया, प्रोड्यूसर पे, है ना, और कंज्यूमर पे कम। देख लेते हैं, अगर सप्लाई मोर इलास्टिक होता है ना, सप्लाई अभी लेस इलास्टिक थी यानी इलास्टिक थी, अगर सप्लाई कर्व मोर इलास्टिक है ना, सप्लाई कर्व हमारी मोर इलास्टिक है, यहां पे बना लेते हैं, सप्लाई कर्व मोर इलास्टिक है और डिमांड कर्व थोड़ा सा लेस इलास्टिक है, डिमांड सप्लाई, है ना, ये इक्विलिब्रियम लेवल है, प्राइस क्वांटिटी। टैक्स इंपोज हो गया, टैक्स इंपोज होने से प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। अब प्राइस बढ़ने से क्या होगा, जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ा तो नुकसान होगा। नुकसान ये वाला पोर्शन देखो, है ना, टैक्स यहाँ आपको कम डिफरेंस दिखेगा प्रोड्यूसर वाले में, है ना, प्रोड्यूसर का इतना लॉस है और कंज्यूमर का ज्यादा लॉस है ना। ये डायग्रामेटिक भी कर सकते हो और इसको हाइपोथेटिकल भी बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा, तो ये क्वेश्चन तो करेक्ट है, ये तो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, अ टैक्स ऑन सॉल्ट लाइकली टू बी बोर्न बाय कंज्यूमर। अगर सॉल्ट पे कोई टैक्स इंपोज कर दिया तो कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सॉल्ट के लिए डिमांड मानी जाती है इनइलास्टिक, कंज्यूमर को वो परचेज करना ही पड़ेगा। तो ये भी करेक्ट है ना, स्टेटमेंट दोनों ही इसमें से करेक्ट है। अब थ्योरेटिकल देख लीजिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे एक मान के चलिए ना, एक थोड़ा सा ये भी मान लीजिए, थोड़ा इनवर्स रिलेशन होता है ना, इलास्टिसिटी और बर्डन का। चलिए, मोर इलास्टिक लेस बर्डन, लेस इलास्टिक मोर बर्डन कंज्यूमर। तो यहाँ पे देखो, मोर विल बी द इलास्टिक, है ना, मोर विल बी द बर्डन ऑन सेलर, कंज्यूमर पर लेस बर्डन। अगर लेस इलास्टिक रहेगी तो कंज्यूमर पर मोर बर्डन, है ना, ये फंडा भी देख लेना।
और अपोजिट डायरेक्शन में भी इसका वही रहेगा, व्हेन डिमांड फॉर द कमोडिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब कंज्यूमर को वो गुड्स चाहिए ही चाहिए, चाहे प्राइस कुछ भी हो जाए। अब टैक्स इंपोज करेगा सेलर, है ना, क्योंकि उसके पास मार्केट अवेलेबल नहीं है या फिर कंज्यूमर के पास अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, तो उसको वो खरीदना ही पड़ेगा। अब सारा टैक्स का बर्डन आ जाएगा बायर पे। चलिए, तो डायग्राम में भी सेम चीज है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पीडीएफ भी बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा। सप्लाई के केसेस में भी सेम है। चलिए, मोर इलास्टिक सप्लाई। अब सप्लाई मोर इलास्टिक तो बहुत ज्यादा अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स है, मार्केट है, किसके पास, सप्लायर के पास। किस पे मोर इलास्टिक सप्लाई, मोर इफेक्ट किस पे पड़ेगा, बायर पे, है ना। अगर सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अपोजिट बनेगा। अपोजिट कैसे, मोर इलास्टिक लेस बर्डन ऑन सेलर, लेस इलास्टिक मोर बर्डन ऑन सेलर, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 अगेन, ये है हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना, किसका, विथ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेट कर्व्स है, लिमिट ग्रोथ थ्योरम्स है, डायरेक्ट चलते हैं इनकी। हालांकि नेक्स्ट में चांसेस ये है ये ड्रॉप क्वेश्चन है, क्योंकि इसके सीक्वेंस करेक्ट नहीं बने, इसका जो है सबको स्टार बन के सबको मार्क्स इक्वल बन गया, मिल गया होगा, है ना। करेक्ट सीक्वेंस देख लो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया जीवॉन्स कॉल कोल क्वेश्चन। कोल क्वेश्चन क्या है, मतलब ये कि ब्रिटेन में ना शॉर्टेज हो रही, कोल का एक्सेस यूज हो रहा था, तो इन्होंने तभी बोल दिया था कि भैया जो ये यूज कर रहे हो ना तुम इस स्पीड से, कुछ साल आने वाले कुछ साल के बाद इतने रिसोर्स डिप्लीट होंगे कोल के कि माइंस की माइंस, है ना, खाली हो जाएंगी। और अभी वो बात, ये थ्योरी अब इनको याद आ रही है, जीवंस कोल क्वेश्चन, है ना, कोल के जो कोल कंजप्शन के ऊपर क्वेश्चन किया था। तो ये आर्टिकल इनका 1865 सबसे पहले, डी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 1962, है ना, रैकल कैंसन साइलेंट स्प्रिंग, है ना। हालांकि ये भी इन्वायरमेंट से, ठीक है, पेस्टिसाइड के यूज से जुड़ा हुआ है, 1962। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है बॉल्डिंग द इकोनॉमिक ऑफ कमिंग स्पेसशिप अर्थ, ये आर्टिकल 1966, ये हो गया सी। नेक्स्ट है आपका लिमिट्स ग्रोथ थ्योरम 1972, तो ये बन गया बी। और लास्ट में रहा हमारा कुजनेट्स, है ना। कुजनेट आ जाता है, कुजनेट्स ये ना पहले भी पूछा गया था, कुजनेट कर्व अभी भी पूछ लिया है। चलिए, 1995 फिर हो गया ए, ये करेक्ट ऑप्शन होना था, बल्कि यहाँ तो ये ऑप्शन हमें कहीं दिखा नहीं, इसलिए ड्रॉप हो गया क्वेश्चन, है ना। डी सबसे पहले यही है, डी ए ई, और वो भी गलत, है ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था। करेक्ट सीक्वेंस ये रहेगा। चलिए, कुजनेट कर्व क्या शो करता है, रिलेशन बिटवीन लेवल ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन और जीडीपी पर कैपिटा, है ना। हालांकि जो कुजनेट कर्व ग्रोथ में किया था वो दूसरा है, ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो लिमिट ग्रोथ थ्योरी भी देख लीजिए 1972, और कॉन्सेप्ट, है ना, हालांकि रिपीट तो नहीं होंगे लेकिन डेट्स याद रख लीजिए फिर भी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65, हेरोडोमर मॉडल। भैया जी, हेरोडोमर मॉडल जो है ना आपका सुपर श्योर कैटेगरी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। अब यहाँ पे पूछा गया है, इन एचडी मॉडल इफ द ग्रोथ रेट ऑफ इनकम इज 8%, कैपिटल आउटपुट रेशियो इज 4%, देन सेविंग रेट मस्ट इक्वल टू, है ना, सेविंग रेट कितना होगा। सबसे पहले देखो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, है ना, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम निकलता कैसे है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना है, एस अपॉन सी, मतलब सेविंग रेट अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशियो, है ना। तो यहाँ ग्रोथ रेट ऑलरेडी दे रहा है 8%, और सेविंग रेट हमें गिवन नहीं है, हमें तो फाइंड आउट करना है सेविंग रेट, तो सेविंग एस हमें फाइंड आउट करना है। कैपिटल आउटपुट रेशियो गिवन है, बिल्कुल है, कितना परसेंट, 4% गिवन है ना, बस हमारा निकल जाएगा, सेविंग रेट इज इक्वल टू 8% मल्टीप्लाई बाई 4%, सो दैट इज 32%। तो सेविंग रेट हमारा सीधा निकल गया 32%, है ना। तो ज्यादा इसमें आपको लॉजिक यूज नहीं करना, बेसिक बेसिस से क्वेश्चन यहां से बनेंगे। मैथमेटिकल देख लेना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं एचडी मॉडल के। चलिए, तो ये सीक्वेंस है, इसको आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, अरेंज द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स। स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पूछ रहा है, कई बार ये पूछ लेता है कि भैया ये फ्रीडमैन कौन से स्कूल से है ना, स्कूल ऑफ थॉट। चलिए, लुकास कौन से स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, है ना,
नंबर 1 है फिजियोक्रेट्स। फिजियोक्रेट बहुत पुराने हैं, है ना। सबसे पहले चलो अभी जो है ना ये कॉन्सेप्ट, अगर इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ रहे हो 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, तो थ्योरी वैसे ही क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ये देखो, क्लासिकल आए, है ना। मान लो फिजियोक्रेट्स हमने नहीं पढ़ा, ये नहीं पता हमें, क्लासिकल तो हमें पता है ना। पहले क्लासिकल आए, फिर केंजियन आए, है ना, फिर आए केंजियन। नेक्स्ट, फिर हमें ये पता है केंजियन के तुरंत बाद आए मोनेट्रिस्ट, है ना। मोनेट्रिस्ट मतलब जो आपके ये फ्रीडमैन वगैरह है ना, क्योंकि केंजियन के ऊपर तो क्रिटिसाइज दिया फ्रीडमैन ने, फिर उसके बाद न्यू केंजियन कहीं आए, है ना। तो ये हो गया ई। बस सिर्फ ये समझना, अगर सिर्फ इतना भी समझ गए, जो सी है वो बी से पहले रहेगा ना। मान लो ये भी नहीं पता आपको, मान लो ये भी आपको नहीं पता, सिर्फ इतना पता है जो सी है वो बी से पहले नहीं आएगा, है ना। तो वो ऑप्शन काट दो। जैसे ये बी है ना, सी से पहले आ गया, जो सी है वो बी से पहले आना था, लेकिन यहाँ बी पहले आ गया, तो ये काट दो, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अगर ये उस केस में है, अगर आपको नहीं आता तो नेक्स्ट, यहाँ पे सी पहले ये हो सकता है, यहाँ पे ये देखो बी पहले आ गया फिर सी है, तो मतलब ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें केंजियन थ्योरी पहले आ गई और फिर आई क्लासिकल। नेक्स्ट, अब आगे देखो, सी बी इसमें हो सकता है और इसमें हो सकता है ना। ये दोनों में से आंसर हमारा बन सकता है ना। फिर देखो, फिर हमारा बना ई, फिर उसके बाद ई। अब सीधा चलते हैं आंसर पे। फिजियोक्रेट हमारी सबसे पुरानी थ्योरी है ना, तो हमने आंसर निकालना है इसमें से और इसमें से, ठीक। फिजियोक्रेट जो सबसे पुरानी थ्योरी है, बस अगर पुरानी थ्योरी पता लग गया तो आंसर वैसे ही बन गया। जो ए है वो टॉप पे रहेगा, ए यहाँ भी है, ए सी बी ई डी, तो जो करेक्ट आंसर इसमें से बनेगा ए सी। अब आगे देखते हैं क्या बनेगा। फिजियोक्रेट्स जो है 1757 तक, केंजियन इकोनॉमिस्ट 1929 में 29 में ही इसकी थ्योरी शुरू हो गई थी, लेकिन माना जाता है आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, है ना, 1944 से लेके 1970s तक केंजियन इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट तो हम लोग पढ़ते ही हैं, है ना, जो एडम स्मिथ से शुरू हो जाता है 1776 से ही। नेक्स्ट, न्यू केंजियन जो है कॉन्सेप्ट, न्यू केंजियन 1970s 1980s के बाद ही शुरू होता है ना। तो 1970 या 1980s के बाद ही कर लो। मॉनेटरिस्ट जो है, फ्रीडमैन की थ्योरी रखोगे 1950 और 1960s का टाइम था फ्रीडमैन का, है ना। तो फ्रीडमैन का 1950s और 1960s, बस थ्योरी बन जाएगी आपकी, है ना। तो इसमें से क्या हो गया, पहले हो गया ए, फिर हो गया हमारा सी, और फिर हो गया बी, और फिर हो गया न्यू, दैट इज न्यू केंजियन तो लास्ट में हुआ, है ना। फिर हो गया हमारा मोनेट्रिस्ट। मोनेट्रिस्ट कब है, ई, और फिर हो गया हमारा डी, है ना, ए सी बी ई डी, ए सी बी ई डी। तो ये वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट, और ये तब भी बन जाता, और अगर आपको ये क्वेश्चन सिर्फ 2 या 3 पता होते ना, तब भी आपका बन चुका होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। अब 67 जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट टाइम आया है, ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है प्रोडक्ट साइकिल में से स्टेजेस, है ना। तो इसमें प्रोडक्ट साइकिल के वो वाली स्टेज कौन सी है जिसमें क्या कह रहा है, द इमिटेटिंग कंट्री स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन, है ना। जो इमिटेट कर, इमिटेट क्या होता है, जो दूसरी कंट्रीज को देख के सीख रही है हमारी कंट्री में, है ना, इमिटेट कर रही है, वैसे ही कर रही है जो फॉरेन कंट्री कर रही है। किस स्टेज में प्रोडक्ट डोमेस्टिक यूज के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि इसका जो एक्यूरेट आंसर है ना वो तो नहीं मिला, लेकिन यूजीसी बोल रहा है इसका आंसर थर्ड स्टेज में। फिर भी देख लो स्टेजेस क्या है, स्टेजेस ना इसमें 4 स्टेजेस है, लेकिन कई कई जगह आपको 5 स्टेजेस मिलेंगे, लेकिन जो एक ऑथेंटिक मिला है ना वो ये मिला है जिसमें 4 स्टेज है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, दूसरा ग्रोथ, फिर है आपका मैच्योरिटी, और फिर है आपका डिक्लाइन, है ना। ये हालांकि वो बिल्कुल दिख नहीं रहा होगा, तो ये स्टेजेस देख लीजिए, सीक्वेंस देख लीजिए, और कुछ नहीं है इनमें, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे इंट्रोडक्शन में क्या है ना, आपकी मार्केट इमर्ज हो रही है, यहाँ से देखो सेल इमर्ज हो रही है ना। यहाँ पे आते आते आपका ग्रोथ पोर्शन में थोड़ा सा अप लेवल तक जा रहा है, फिर उसके बाद मेच्योरिटी में रिड्यूस होना शुरू हो गया, और फिर डिक्लाइन। तो ये वाले पैटर्न, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी है इनकी, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया। तो जो आंसर है थर्ड, थर्ड में है मार्केट मेच्योरिटी, है ना। ऐसा कहीं स्पेसिफिक तो लिखा नहीं,
कि डोमेस्टिक कंजप्शन किसमें स्टेज में ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी है ना, पता नहीं बहुत सारे सोर्स होंगे जिसमें ये स्पेसिफिक मेंशन होगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक आंसर इसका नहीं मिला। लास्ट में हो क्या है, मार्केट डिक्लाइन, जहां पे मार्केट डिक्लाइन होनी शुरू होगी। बहुत सारे रीजन बताए हैं यहाँ पे, टू मच कंपटीशन होगा या फिर सिमिलर फीचर्स होंगे तब भी मार्केट डिक्लाइन हो जाएगा, आउटडेटेड या रिप्लेसमेंट या फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगी तब भी, लॉस ऑफ कस्टमर्स इंटरेस्ट तब भी मार्केट डिक्लाइन। तो ये 4 स्टेजेस थे और किसी किसी में ना आपको 5 भी दिखेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो वो वाला क्वेश्चन अब मान के चलिए वो थर्ड में बोल रहे थे अकॉर्डिंग टू यूजीसी, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर कहीं उसका नहीं मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रिवेलिंग अ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम of industry for achieving the optimal resource allocation। optimal resource allocation में अब कह रहा है कि optimal allocation resource allocation की कंडीशन क्या है, कौन सा क्वेश्चन है। ऑप्टिमम अलोकेशन सिर्फ एक ही मार्केट में होता है, वो होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, है ना। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में यहां आपको दो चीजें बनानी पड़ेंगी, एक तो बनानी पड़ेगी इंडस्ट्री, ठीक है, और दूसरी बनानी पड़ेगी फॉर्म, है ना। तो फटाफट से इसको समझ लेते हैं इसका मतलब है क्या। तो इस साइड हमारा प्राइस है ना, जो इंडस्ट्री की डिमांड कर्व रहती है परफेक्ट कंपटीशन में डाउनवर्ड, और सप्लाई कर्व रहती है अपवर्ड, है ना। जो ये प्राइस डिसाइड करेगा इंडस्ट्री, वही प्राइस फॉलो करेगा फर्म। एक बात बहुत अच्छे से समझना, अंडर परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्रीज डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड, बट फर्म्स डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल। फर्म्स की डिमांड कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल है ना। इस बात को ध्यान में रखना। अब देखिए जो ये है ना आपका, ये एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है। अब इसके बीच में लॉजिक है कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू क्यों है परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में ना प्राइस कांस्टेंट रहते हैं। तो फटाफट देख लीजिए, जैसे क्वांटिटी 1 2 3 ये सोल्ड हमने की, है ना, ये है आपका प्राइस। सपोज करो प्राइस 5 कांस्टेंट है ना, प्राइस 5 कांस्टेंट है। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, है ना। टोटल रेवेन्यू देखो 5 10 15, है ना, टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई तो करना है। अब मार्जिनल रेवेन्यू जब आप निकालोगे, ये हर लेवल ऑफ, ठीक है, आउटपुट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि जो डिफरेंस है ना टीआर में, वही तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू बताता है ना। तो 5 5 5 जो डिफरेंस आ रहा है सब लेवल पे 5 5। तो कहने का मतलब है प्राइस को हम लोग एवरेज रेवेन्यू भी बोलते हैं, है ना। क्वेश्चन ये भी बन सकता है व्हाई प्राइस इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ आपने देखा होगा जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो क्या होता है, टोटल रेवेन्यू बाय क्यू, इतना देखा है। एंड एवरेज रेवेन्यू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो टोटल रेवेन्यू है इट इज पी मल्टीप्लाई बाई क्यू, है ना, अपॉन क्यू। तो यहां से क्यू कट कर दो, रह क्या जाएगा हमारे पास, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, है ना। तो ये वाली कंडीशन है परफेक्ट कंपटीशन की, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों क्या है, बराबर, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहता है। अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कह रहा है द आउटपुट इज प्रोडक्ट एट द मिनिमम फिजिबल कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन की एक अजम्पशन ही है कि लॉन्ग रन में फर्म्स को क्या मिलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब भी नॉर्मल प्रॉफिट बनेंगे तो ये इस लाइन को टच करेगा एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, है ना। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है, उस पर टच करेगा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, है ना। हालांकि जो इसके बीच बीच में जो पॉइंट बनेंगे वो शॉर्ट रन के भी बनेंगे, है ना। ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, है ना। अब आइए फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है आउटपुट इज प्रोड्यूस मिनिमम फिजिबल कॉस्ट। बिल्कुल ऑप्टिमम आउटपुट वही होगा जो इस मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम एसी पे प्रोड्यूस किया जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, कंज्यूमर पेज मिनिमम पॉसिबल प्राइस विच जस्ट कवर्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर मिनिमम प्राइस पे कर रहा है जो किसके बराबर है ना, प्राइस किसके बराबर है, मिनिमम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट या मिनिमम ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और जो टच कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट को यहाँ पे। तो ऑप्टिमम आउटपुट जहां पे है, प्राइस और एमसी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन भी करेक्ट है। नेक्स्ट, प्लांट्स आर यूज्ड एट फुल कैपेसिटी इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में प्लांट जो है फुल कैपेसिटी में यूज होगा, एक्सेस कैपेसिटी
या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखो, जहां पे भी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पे प्रोडक्शन होगा, वहां रिसोर्स फुली यूज होंगे, है ना। अगर यहाँ प्रोडक्शन हो रहा होता तो ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है, एक्सेस। ठीक है, एक्सेस कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं ना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कौन से मार्केट में होता है, करेक्ट है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो यहाँ पे वो नहीं होता, तो ये भी करेक्ट बोल रहा है, प्लांट्स यूज एट फुल कैपेसिटी इन लॉन्ग रन। नेक्स्ट, फर्म्स एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है? नो, फर्म्स एंड नॉर्मल प्रॉफिट। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर यहां लाई करता, ठीक है, नीचे, तो इसीलिए ये नॉर्मल प्रॉफिट है। नेक्स्ट, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स एंड प्राइस मैकेनिज्म ऑपरेट्स। तो हर मार्केट में प्राइस मैकेनिज्म ऑपरेट ही होता है, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म, जो प्राइस इंडस्ट्री ने दिया वही प्राइस डिसाइड किया, वही प्राइस फॉर्म ने भी टेक किया, बिकॉज फॉर्म इज प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, है ना। तो प्राइस मैकेनिज्म बिल्कुल वर्क है इसमें, ये ऑपरेट करेगा बिल्कुल, है ना। तो ए बी सी और ई, ए बी सी और ई ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। चलिए, तो इसमें यहां भी एक्सप्लेनेशन है, सेम वही बात है जो हम लोग ऑलरेडी डायग्राम से कर चुके हैं, है ना, वही डायग्राम यहां भी है। चलिए, क्वेश्चन में 69, अगेन मैच द फॉलोइंग। भाई साहब, ये गिफ्टेड क्वेश्चन है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कोई। मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी आर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब यहाँ ना थोड़ी सी गलती होगी, इनडायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट था, है ना, एक ही ऑप्शन था, फिशर। तो यहाँ पे मनी सप्लाई और प्राइस डायरेक्ट रिलेशन किसमें, क्यूटीएम, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। नेक्स्ट, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ वेज इन्फ्लेशन। बहुत इजी है यार, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट, सेकंड, फिर हो गया वन। नेक्स्ट, इनोवेशन की थ्योरी, है ना, प्रॉफिट एज द रिवार्ड ऑफ इनोवेशन, शुम्पीटर। नेक्स्ट, पॉलिसी इनइफेक्टिव प्रपोजिशन, ये आ गया हमारा रॉबर्ट लुकास। हालांकि अब नेक्स्ट में जो क्वेश्चन बन सकता है ना, वो यहां से ना बोले पॉलिसी इनइफेक्टिव प्रपोर्शन गिवन बाय होम, तो क्वेश्चन बनेगा डायरेक्टली, डायरेक्टली बनता है अभी तक। तो इसको देख लीजिए, ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, टू फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड, टू फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड। चलिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन, क्यूटीएम क्या कह रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है कह रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा वैसे प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, ठीक। सो प्राइस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई। फ्लिप कर्व्स, फ्लिप कर्व हमें क्या बताता है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और मनी वेजेस या फिर इन्फ्लेशन में डिफरेंस बताता है, जो एक इनवर्स रिलेशन है ना। चलिए, शुम्पेटर की थ्योरी, इनोवेशन की थ्योरी। लेकिन इनोवेशन की थ्योरी में एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भैया ये स्वर्ण लाइक क्लस्टर है क्या। जो इंटरप्रेन्योर्स की भीड़ है ना, जो इनोवेटर की भीड़ है, उसी को बोलते हैं स्वर्ण लाइक क्लस्टर्स, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए, तो गिवन बाय शुम्पीटर। शुम्पीटर फेमस 5 मेन टाइप्स ऑफ इनोवेशंस बताए हैं, वो ये है ना। हालांकि ये आपने सिलेबस में कर लिए होंगे अभी, फिर भी आप कर लीजिएगा। चलिए, पॉलिसी इनइफेक्टिव, ये थोड़ा सा नया पॉइंट है, इसको देख लीजिए। पॉलिसी इनइफेक्टिव कॉन्सेप्ट लुकास ने जो दिया है, कहने का मतलब ये है, कई बार पॉलिसी जब आती है गवर्नमेंट की या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ भी होता है, तो गलत ना अफवाहें फैल जाती है, उस गलत अफवाहों से इकोनॉमी में थोड़ा नुकसान हो जाता है या लॉस हो जाता है, तो उसी को बोल रहे हैं पॉलिसी इनइफेक्टिव, है ना। उसी इकोनॉमी को क्या होता है, लॉस होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 जो है थोड़ा सा लेटेस्ट क्वेश्चन आ गया। नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स है ना, वो आ गया। हालांकि एमपीआई तो हम ग्लोबली देखते हैं, ये नीति आयोग 2021 की रिपोर्ट, है ना। पुअर कौन सी स्टेट है ये, अब आपको ये तो पता होगा बिहार पुअर में टॉप पे है ना, बिहार टॉप पे है यहाँ पे। लेकिन ऑप्शन में सभी में ए कर दिया बस, यहाँ हो गया रास्ता आपका बंद। फिर आपको यूज करना पड़ेगा आपकी जो स्टडी है, जो आपने याद किया हुआ है ना। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत देख सकते हो आप कि कौन सी स्टेट की हालत ठीक है, किसकी हालत थोड़ा सा डाउन है ना।
फिर भी रिपोर्ट देख लीजिए, ये रिपोर्ट है ना, हेड काउंट रेशो मल्टी डायमेंशनली पुअर, सबसे पहले है बिहार, तो बिहार हो गया नंबर 1 पे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आ गया जी 37.79 है ना, 51% या 52% है बिहार, मल्टी डायमेंशनली पुअर है ना, एज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। तो उत्तर प्रदेश मतलब कि हमारा डी। नेक्स्ट मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश कितना 30, हाँ 36 समथिंग। नेक्स्ट तो ये हो गया हमारा ई। नेक्स्ट राजस्थान है ना, राजस्थान ही पूछा गया है, तो राजस्थान कितना 29.46, तो राजस्थान हो गया सी। एंड रह गया हमारे पास उड़ीसा। उड़ीसा कितना 29.35, ये हो गया बी। ठीक, तो ए डी ई सी बी, ए डी ई सी बी है ना, ये वाला करेक्ट है। हालांकि थोड़ा सा ना जो पूछा गया है, यूजीसी ने जो पूछा है वो टॉप यहीं से पूछ लिया है ना, यहीं से क्वेश्चन आ गया, टॉप का ही पूछा है, ज्यादा नीचे तक तो नहीं गया है ना। और हालांकि ये तो नहीं पूछेगा, केरला टॉप पे है ना, जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनमें भी टॉप पे ही है केरला। ठीक, चलिए तो ओवरऑल रैंकिंग देख लीजिए, ग्लोबल एमपीआई है ना, इंडिया रैंक 66 आउट ऑफ 109 कंट्रीज। चलिए मल न्यूट्रिशन, जो इसमें एक मल न्यूट्रिशन है ना आपका, ये कुपोषण की शिकार, इसमें भी बिहार सबसे टॉप पे है ना, बिहार हाईएस्ट नंबर ऑफ मल नरिश्ड जो कुपोषण होता है, तो इसमें उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये भी देख लीजिए। नेक्स्ट में ये भी ना पूछ ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बीओपी का क्वेश्चन है मेनली। नंबर 1 है करंट अकाउंट इंक्लूड्स मर्चेंट एक्सपोर्ट्स। अब देखो करंट अकाउंट में ना, करंट अकाउंट जो हमारा है इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है ना, तो ये तो करेक्ट है, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट करंट अकाउंट डू नॉट इंक्लूड मर्चेंट एक्सपोर्ट्स, डू नॉट इंक्लूड कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट करंट अकाउंट इंक्लूड्स इनविजिबल एक्सपोर्ट्स, तो इसमें क्या होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज हैं वो इनविजिबल ट्रेड है, किसका पार्ट है करंट अकाउंट का पार्ट है ना, तो ये भी करेक्ट है, करंट अकाउंट इट इंक्लूड इनविजिबल एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट इट डू नॉट इंक्लूड इनविजिबल, तो ये गलत हो गया है ना। नेक्स्ट करंट अकाउंट इंक्लूड बोथ मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, इनविजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। मर्केंटाइज मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स ये भी आ गया, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी आ गया, क्या करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है हाँ? तो ए सी और ई करेक्ट है, ए सी ई है ना, ए सी ई ये वाला हमारा करेक्ट है। अगर क्वेश्चन पूछता कि रेमिटेंसेस किसका पार्ट है ना, इसका पार्ट है कि नहीं करंट अकाउंट, बिल्कुल रेमिटेंसेस भी करंट अकाउंट का ही पार्ट है। फिर भी देख लीजिए इसमें से क्या कुछ पूछा गया है, और जो 3 ऑप्शन है वो तो करेक्ट है, बाकी 2 इनकरेक्ट हो गए। बाकी ये देख लीजिए कि नेक्स्ट में कुछ और ना पूछ ले है ना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स होते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है ना, और साथ साथ इसमें जो टाइप्स ऑफ सर्विसेज होते हैं ना, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज, ये भी आ जाता है। चलिए करंट ट्रांसफर्स वो होते हैं जैसे यूनिलेटरल, गिफ्ट, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस है ना, फॉरेन में कोई रहता है उसने पैसे भेज दिए। चलिए तो यहां से अब जो क्वेश्चन हैं, बाकी बाकी क्वेश्चन है आपके सब ठीक। ये 73rd और पहले क्वेश्चन था 71, हाँ 72nd क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग हो गया बीच में है ना, देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन था। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ये वाले, ये सभी क्वेश्चंस आपके 10 क्वेश्चंस है ना, किसके हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो वही बात, पहले इसके क्वेश्चन देख लीजिए फिर आंसर पे आइए ना, इजी है बन जाएगा, कोई ज्यादा टिपिकल टास्क नहीं है, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और बाई चांस अगर आपने इसको बाद में सॉल्व किया, टाइम नहीं है, तो एक बार सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ के पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सपोज करो आपके पास टाइम नहीं है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपने पैरा तो पढ़ा ही नहीं, तो इसमें से देख लीजिए। हालांकि जो राइट आंसर होगा ना वो आपके माइंड में थोड़ा सा बन जाएगा कि ये राइट आंसर है, हाँ लेकिन सिर्फ
तुक्का मार के मत आना। अगर आप पढ़ लोगे, है ना, जो नेगेटिव आंसर है, जो नहीं आंसर है, हालांकि वो तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर बनेगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर डायरेक्ट ही होता है ना, तो वो आपके बन जाएंगे। तुक्का मारने से बेटर है, अगर टाइम कम है तो उसको एक बार सिर्फ पैरा में मत पढ़ो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लो और उसके आंसर शायद ही है कि आपको मिल जाए। चलिए, अब 83rd टू 100 क्वेश्चन है ना, उसमें मिलते हैं आपको, वो आपको निश्चित सर कंप्लीट मैथमेटिकल और इन्वायरमेंट इकोनोमेट्रिक्स है ना, दोनों को कवर करेंगे, है ना। चलिए, एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।